दोस्तों नमस्कार। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। हम लोग फिर एक लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। मैं अब उन कारणों की चर्चा नहीं करूंगा, पर वे सब अपरिहार्य स्थितियां थी। आज हम एक नई संदर्भ के साथ अपनी बातचीत को शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल में हमारी बातचीत नियमित रूप से होती रहेगी। मैं अभी कुछ दिन पहले से कुछ पुस्तकों को पढ़ रहा था और मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग परिभाषा समाज की मिली। जिस परिभाषा को अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर में दिया है। उनका मानना यह है कि समाज अनेक लोगों का समूह है, इसमें अनेक तरह के प्रेफरेंसेस एवं प्रायोरिटीज पाई जाती हैं। यानी हम समाज की परिभाषा को बिना प्रेफरेंसेस के और बिना प्रायोरिटीज के परिभाषित नहीं कर सकते, हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और यह भी उसके अंदर कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अनेक किस्म की सोशल चॉइसेस से घिरा हुआ है। तो हमारे सामने तीन अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि सोशल चॉइसेस क्या हैं, हमारे प्रेफरेंसेस क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, और इनके आधार पर हमारा सामाजिक जीवन किसी एक समूह के अंदर कैसे सुनिश्चित होता है। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये जो तीनों पक्ष हैं, सोशल चॉइसेस का, प्रेफरेंसेस का और प्रायोरिटीज का, इसे व्यक्ति के संदर्भ में और समूह के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। क्या हमारे प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज एवं सोशल चॉइसेस का दायरा किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर यथा स्थितिवाद को स्वीकारने से जुड़ा हुआ है, अपने सामाजिक जीवन को व्यक्तिगत संदर्भों के साथ जारी रखने के साथ जुड़ा हुआ है, या समूह के जीवन के साथ जारी रखने से जुड़ा हुआ है। ये सवाल मेरी चेतना में उस समय आया जब मैं उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिनको की अभी जमानत नहीं दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय के उस जमानत संबंधी निर्णय को पढ़ रहा था। मुझे लगा कि हम अनेक पैराडॉक्सिस के शिकार हैं, जहां एक तरफ हम लोकतंत्र को, समानता को, स्वतंत्रता को, इन सबको महत्व देते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं गैर लोकतांत्रिक हैं, असमानता को स्वीकारते हैं, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उस भेदभाव को संस्थागत रूप में स्वीकार करने लगे हैं। ये वो पक्ष हैं जिन पक्ष को देखते हुए हमें समाजशास्त्र के समकालीन संदर्भों की तलाश करनी होगी। आपको ध्यान हो, एक स्थान पर एंथनी गिडिंस ने कभी ये कहा था कि मनुष्य का जो सामाजिक जीवन है वह रिस्की बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ है। हम अनेक तरह की जोखिम उठाते हैं, और वो जोखिम किसी ना किसी रूप में एक व्यवसाय का चरित्र ले सकते हैं। हमारा प्रत्येक कृत्य, हमारा प्रत्येक व्यवहार, हमारी प्रत्येक गतिविधि कहीं ना कहीं जुड़ जाती है किसके साथ में? रिस्की बिजनेस के साथ में। और वो रिस्की बिजनेस क्यों बन जाती है? क्योंकि एंथनी गिडिंस के अनुसार हम फ्रैक्चर्ड अनसर्टेनिटी को निर्मित करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। टूटी हुई असमानताएं, टूटी हुई अनिश्चितताएं। तो टूटी हुई अनिश्चितताओं को जब आप उत्पादित करेंगे तो आपका समूचा सामाजिक जीवन किसी ना किसी रिस्की बिजनेस के साथ में जुड़ जाएगा। अब ये मैन्युफैक्चर्ड अनसर्टेनिटी क्या है? हम सब
कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी के शिकार हैं, अनिश्चितता के शिकार हैं। और वह अनिश्चितता हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर देखने को मिलती है। हम कहीं ना कहीं उस मैन्युफैक्चर्ड अनसर्टेनिटी के साथ व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, और धीरे धीरे वे सारी व्यवस्थाएं मैन्युफैक्चर्ड अनसर्टेनिटी को लेजिटिमेसी देती चली जाती हैं। इस संदर्भ में ही हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की जो व्याख्या है वह व्याख्या करने की जरूरत आन पड़ती है। एक और पक्ष भी हमारे सामने आता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला की लड़ाई चल रही है अभी तक, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। विभिन्न प्रकार के देश किसी ना किसी रूप में युद्ध की प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रक्रियाओं का हिस्सा बन गए हैं। वर्ल्ड पीस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसका ये मत है कि लगभग 78 देश किसी ना किसी रूप में युद्ध के साथ में संबंधित है। तो एक ऐसी स्थिति जहां युद्ध हो, यानी यह युद्ध कहीं तो विजिबल वायलेंस है, लेकिन वह विजिबल वायलेंस हम सबके सामाजिक जीवन में एक इनविजिबल किस्म का वायलेंस उत्पन्न कर देता है। आपने देखा होगा अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति की पत्नी को जब अमेरिका की संघीय अदालत के अंदर प्रस्तुत किया गया तो उनके माथे पर चोट के निशान थे। ऐसा लगता था कि वह या तो गिरी हैं या उनके साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है। उनको अपहरण करके ले जाया गया। तो महिला अधिकारों के सवाल हमारे सामने उभर करके आए, लेकिन उस महिला अधिकारों के सवाल पर बहुत सारे देश, बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं चुप हो गई। उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ इस प्रकार के संदर्भ हमारे सामने उभर रहे हैं। कभी भारत पर 100% टैरिफ लगता है, कभी ये कहा जाता है कि ये टैरिफ बढ़कर के 500% कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि ट्रेड वार और थर्ड वर्ल्ड वार, इन दोनों के बीच का कहीं कोई समन्वय स्थापित हो रहा है, और इसलिए विभिन्न देशों के अंदर हिंसा, अराजकता, इस तरह की जो प्रघटनाएं हैं, वे प्रघटनाएं नए नए स्वरूप ग्रहण करती चली जा रही हैं। मुझे लगता है कि समाजशास्त्र के समकालीन संदर्भों में हमें इन सब पक्षों को देखने की जरूरत है। मुझे याद आता है एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य जो फिर अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में दिया था। और वो ओपेनहीमर जो थे, ओपेनहीमर जिनका की बहुत बड़ा योगदान था एटम बम के निर्माण में, और जिसका परीक्षण किया गया था जापान के ऊपर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि भगवत गीता में कहीं स्थान पाता है। उन्होंने कहा, आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। मैं मृत्यु बन गया हूं और समूचे विश्व का विध्वंस कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि ये कृष्ण के शब्द हैं। अब कृष्ण तो धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, और इसलिए वे उन सबको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे जिनका कि कहीं ना कहीं अधर्म के साथ में कहीं कोई संबंध है। लेकिन आज के दौर में ये सब कुछ खत्म हो गया। अब धर्म और अधर्म के बीच की जो सीमा रेखा है, वह सीमा रेखा कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिज्म से, अवसरवादिता से निर्धारित होती है। और वह अवसरवादिता हमें कहीं पर मानव सभ्यता के सृजन के लिए उत्तरदायी सामाजिक इकाइयों के रूप में स्थापित करती है, और कहीं मानव सभ्यता की समाप्ति में जो जुड़ने वाले लोग हैं, जो डिस्ट्रॉयर हैं, उनके साथ में हमें ये स्थापित कर देती है। मुझे लगता है कि 16 जुलाई 1945 जब जापान पर एटम बम गिरा था, उसके बाद हमें
यह विश्लेषण करने की जरूरत पड़ेगी, और यह विश्लेषण समाजशास्त्रीय चिंतन में कहीं ना कहीं शामिल होना चाहिए। जब मैं ये किताब पढ़ रहा था निकोलस गेन की, ये द फ्यूचर ऑफ सोशल थियरी, उसके अंदर कई तरह के समकालीन संदर्भों की बात समाजशास्त्र के विषय में कही गई है। मैं आज उन पक्षों को बड़े संक्षेप में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो हमारा अगला वक्तव्य होगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो अब आगामी रविवार को वह वक्तव्य हमारा उभर करके आए, या इसके बीच में उभर करके आए, तो हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। इनफैक्ट निकोलस गेन ने अनेक तरह के अनेक समाज वैज्ञानिकों के साथ साक्षात्कार किए हैं, और बड़े लंबे साक्षात्कार हैं वो। उन साक्षात्कारों के अंदर हमें समाजशास्त्र के समकालीन संदर्भों की कहीं ना कहीं एक संकेत की स्थितियां देखने को मिलती हैं। यह दिशा देखने को मिलती है कि समाजशास्त्र का भविष्य क्या होगा, और समाजशास्त्र में कौन सी अवधारणाएं और कौन से सिद्धांत स्थान पाएंगे। उन्होंने सबसे पहले बाउमन की चर्चा की है, और बाउमन की चर्चा करते हुए उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम लिक्विड मॉडर्निटी, तरलीय आधुनिकता, औद्योगिक आधुनिकता एवं उत्तर आधुनिकता, इन सबको समझने का प्रयास करें। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कुछ इस तरह के स्पॉट्स देखने चाहिए विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर, और उनको ध्यान में रखने की कोशिश करनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं प्रकाश देते हैं, यानी जो हमको एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाते हैं। तो कुछ ऐसे स्पॉट्स हो सकते हैं जो हमें एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाते हैं, जिनको हम कहें कि सार्वभौमिक मूल्यों की तरफ हमको ले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमें अंधकार की तरफ ले जाते हैं, जो हमें शेड की तरफ ले जाते हैं, यानी जो एंटी एनलाइटनमेंट की वैल्यूज हैं, उन एंटी एनलाइटनमेंट की वैल्यूज की तरफ हमको ले जाते हैं। तो ये एक किस्म का पैराडॉक्सिकल कैरेक्टर है, जहां एनलाइटनमेंट है एक तरफ, और जहां दूसरी तरफ शेड की स्थितियां हैं, अंधकार की स्थितियां हैं, और इन दोनों स्थितियों में हम खड़े हुए हैं। क्या इस तरह की जो खड़े होने की स्थिति है, जो हमारी सक्रियता की स्थिति है, इन दोनों में, इसमें हमको लिक्विड मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी के सवालों की खोज करनी चाहिए। ये उन्होंने जगमंट बाउमन के जो इंटरव्यूज हैं, उन इंटरव्यूज में अनेक सवाल किए हैं, और उन अनेक सवालों में ये पक्ष कहीं ना कहीं निकल करके आ रहे हैं। एक दूसरा उन्होंने इंटरव्यू लिया है जूडिथ बटलर का। जूडिथ बटलर जस्टिस की प्रक्रिया में, न्याय की प्रक्रिया में एक एक्टिव पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की संभावना को दर्शाती हैं। उनका कहना यह है कि न्याय सभी सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल केंद्र का हिस्सा होना चाहिए। अगर न्याय नहीं है तो फिर हम उस सामाजिक व्यवस्था में अन्य मूल्यों की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वे मूल्य कहीं ना कहीं हमको न्याय की तरफ ले जाते हैं। वो चाहे समानता का हो, लोकतंत्र का हो, धर्मनिरपेक्षता का हो, पारस्परिक सहभागिता का हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर हमारे पास में न्याय की स्थितियां प्रॉपर नहीं है, और न्याय की स्थितियां प्रॉपर और इफेक्टिव तभी होंगी जबकि हम उसे एक सक्रिय राजनीतिक निवेश के रूप में देखें, यानी न्याय का एक सक्रिय राजनीतिक निवेश होना चाहिए। मुझे लगता है कि केवल न्याय का ही नहीं, आज के दौर में जितने भी युवा पीढ़ी के हमारे साथी हैं, जितने भी शिक्षक हैं, और जो अपने आप को बुद्धिजीवी होने का दावा करते हैं, और इसके साथ साथ आम जन से जुड़े हुए विभिन्न संगठन, वे जस्टिस, फ्रीडम और इक्वलिटी, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, इन तीनों मूल्यों को
सामाजिक जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा बनाने के लिए इनको एक एक्टिव पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट के रूप में स्थापित करें। यानी हमें समय समय पर उन राजनीतिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना चाहिए, उन राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागी होना चाहिए जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता इनको या तो स्थापित करती हैं, तो फिर हमारी भूमिका उसमें राजनीतिक दृष्टि से सकारात्मक होगी। और अगर इन तीनों के विरुद्ध कहीं कुछ है तो वह हमारी जो सहभागिता है, वह सहभागिता इन तीनों मूल्यों को पुनर्स्थापित करने में, पुनर्जीवित करने के लिए होनी चाहिए। आपने देखा होगा अभी परसों अमेरिका के अंदर एक अप्रवासी महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई, और उसके कारण अनेक तरह के आंदोलन अमेरिका के अंदर किए जा रहे हैं। जो राजनीतिक व्यवस्था ने जिस तरह का वहां पर एक माहौल उत्पन्न किया है, वहां पर एक तरह की सामाजिक राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न की हैं, उन स्थितियों को न्याय के संदर्भ में, स्वतंत्रता के संदर्भ में और समानता के संदर्भ में देखते हुए अमेरिका की जो नागरिक हैं, वे नागरिक, अमेरिका के प्रशासनिक अधिकारी और अमेरिका के अनेक बुद्धिजीवी इन सब प्रक्रियाओं के पक्ष में खड़े हुए हैं। इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से वे यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था को हम न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता पर आक्रमण करने का किसी भी प्रकार का अवसर नहीं देंगे। ये नागरिकता की व्याख्या करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, और इसके साथ साथ मानवाधिकारों की स्थापना के साथ में भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में जुड़ जाता है। हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए जो जूडिथ बटलर के इस साक्षात्कार से निकल करके आती है। हम में से अधिकांश लोग अब इग्नोरेंट हो गए हैं, और ये इग्नोरेंस कई किस्म की है। हम कभी कह देते हैं हमको इस बात की जानकारी नहीं है, कभी हमको जानकारी है लेकिन जानकारी न होने का तर्क दिया जाता है। ये जो जानकारी न होने का तर्क है, या जो हमको जानकारी नहीं है, यानी हमारी ज्ञान व्यवस्था के अंदर जिस प्रकार की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों के कारण सामाजिक आंदोलनों का ह्रास हुआ है। तो सामाजिक आंदोलनों के ह्रास के लिए जूडिथ बटलर डिक्लाइन ऑफ इग्नोरेंस को इग्नोरेंस की स्थिति को कहीं ना कहीं उत्तरदायी मानती है कि भाई इग्नोरेंस के कारण सोशल मूवमेंट का डिक्लाइन हो रहा है। जबकि सामाजिक आंदोलन समाज की और सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करने का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। तो हमारी अपनी आवश्यकता इस बात की होनी चाहिए कि हम सूचनाओं के विश्व में, ज्ञान के विश्व में अपनी राजनीतिक सक्रियता को, अपनी सामाजिक सांस्कृतिक सक्रियता को निरंतरता प्रदान करें, और उस निरंतरता को हम विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न समूहों की अपनी जो भूमिकाएं हैं, विभिन्न व्यवस्थाओं की जो सक्रियता है, उन सक्रियताओं के अंदर मूल्यांकन की एक टूल के रूप में इस्तेमाल करें, और उसके बाद में फिर हम बात करें कि जस्टिस का, इक्वलिटी का, फ्रीडम का क्या लॉजिक है, और इस लॉजिक को किस तरह से सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से एक दूरगामी सार्थकता प्रदान की जा सकती है, इन्हें एक स्थायी स्वरूप देने का प्रयास किया जा सकता है। तीसरा जो उन्होंने साक्षात्कार लिया है वो ब्रूनो लाटूर का साक्षात्कार है। ब्रूनो लाटूर ये कहते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने आर्गुमेंट किया। उन्होंने कहा कि हम कभी भी मॉडर्न कमोडिटी रहे ही नहीं, हम कभी भी मॉडर्न फेटिश रहे ही नहीं। हम रीफिकेशन के साथ जुड़ते हैं, और इसके तहत जो कि मॉडर्निटी का निषेध है, नीदर वी आर मॉडर्न इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमोडिटीज, फेटिस, रीफिकेशन। और अगर ये तीनों हमारे पास नहीं है, यानी हम रीफिकेशन के बारे में, हम फेटिस के बारे में अपने आप को एक आधुनिक कमोडिटी के रूप में नहीं पाते हैं, तो फिर हम
इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते, हम पूंजीवाद को नहीं समझ सकते, हम विभिन्न वस्तुओं की जो उपादेयता है और उस उपादेयता का अ, पक्ष हमें किस सीमा तक प्रभावित करता है, हम इसको भी नहीं समझ सकते। तो वी हैव नेवर बीन मॉडर्न कमोडिटीज फेटिशिफिकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म एंड ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों, और ये समाजशास्त्र के समकालीन संदर्भों में काफी कुछ महत्व के साथ स्थापित होता है। क्या हमारे पास में एक ऐसी आधुनिकता का संदर्भ है, आधुनिकता का ज्ञान है, जो उनकी दृष्टि में, ब्रूनो लाटूर की दृष्टि में कभी नहीं था। लेकिन अगर हमारे पास में ये नहीं है, तो वो मुझे लगता है इंटेंशनली ऐसी प्रणालियां पैदा की गई हैं ताकि हम इस तरह की मॉडर्निटी के ज्ञान को न समझ पाए। तो ये मॉडर्निटी के ज्ञान से जो हमारा वंचन है, आधुनिकता के बिना लगता है कि अर्थशास्त्र को, आधुनिकता के बिना सामाजिक संबंधों को, आधुनिकता के बिना पूंजीवाद के असमान विकास को, उसकी विसंगति को, उसके परिणामों को, और विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो हमारे अपने इवन उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की सार्थकता को, इन सबको भी नहीं समझा जा सकता। इसलिए मॉडर्निटी का होना एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। लेकिन अगर हम लाटूर के इस स्टेटमेंट को ले लें कि वी हैव नेवर बीन मॉडर्न, तो अगर हम कभी भी आधुनिक नहीं हुए, इसका मतलब यह है कि सामान्य जन, कुछ कुछ लोगों में हो सकता है कि ये आधुनिकता हो, लेकिन सामान्य जन और नागरिकों का एक बहुत बड़ा भाग अर्थशास्त्र को, पूंजीवाद को, वस्तुओं को, उद्देश्यों को जिस दृष्टि से समझना चाहिए, उस दृष्टि से समझ पाने में असमर्थ रहा है। और संभवतः इसी कारण जो राजनीतिक अर्थवाद है, उस राजनीतिक अर्थवाद को मोनोपोलाइज कर लेते हैं समाज के वो तबके जो आधुनिकता के साथ जुड़े हुए हैं, या जिन्होंने अपनी इस मॉडर्निटी के साथ इस इकोनॉमिक्स को, कैपिटलिज्म को, ऑब्जेक्ट्स को इत्यादि को न केवल समझ लिया है, बल्कि उनको अपने अधिकार में कर लिया है। मुझे लगता है कि ये जो एक ब्रूनो लाटूर का अपना एक वक्तव्य है, इस वक्तव्य को हम देख सकते हैं मार्क्स के एलियनेशन की प्रक्रिया के साथ में। अगर हम अलगाव का शिकार हैं, यानी हम वर्तमान की और अतीत की सामाजिक विसंगतियों को, आर्थिक विसंगतियों को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अगर अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे हैं, यदि हम अपने समुदाय को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम जो आर्थिक प्रणालियां हैं जो इस देश को संचालित कर रही हैं, जो राजनीतिक प्रणालियां हैं जो हमारे भविष्य को तय कर रही हैं, हम उनको भी समझ पाने में असमर्थ हैं। और इसलिए हम कहीं ना कहीं या तो तटस्थ हो जाते हैं, या फिर हम अपने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया को देना लगभग बंद कर देते हैं, या हम राज सत्ता के पूरी तरह से समर्थक बन जाते हैं। और ये स्थिति सामाजिक विकास को, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उनसे पृथक कर देती है और विकास की समूची प्रक्रिया को असमानता की तरफ ले जाती है। एक दूसरा साक्षात्कार इन्होंने स्कॉट लेस का लिया है। उस स्कॉट लेस के साक्षात्कार में उन्होंने इस मंतव्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि इंफॉर्मेशन इज अलाइव, जो सूचना है वो सदैव जीवित रहती है। यानी हम उस सूचना को अतीत के परिघटना में किस तरह से संबद्ध कर सकते हैं, उसे वर्तमान में कारण और परिणाम के संदर्भ में कैसे देखते हैं, और भविष्य की संभावनाएं इस सूचना के विश्व के साथ कैसे जुड़ती हैं। अगर हम इन तीनों पक्षों को जोड़ दें, तो फिर यह आर्गुमेंट स्कॉटलेस का बिल्कुल अपेक्षित हो जाता है, बिल्कुल स्वीकारा जा सकता है कि सूचनाओं का जो विश्व है वह सदैव जीवित रहता है। तो इंफॉर्मेशन इज अलाइव, इंफॉर्मेशन इज नेवर डेड। सूचना कभी मरती नहीं है, सूचना की मृत्यु नहीं होती। और सूचना की मृत्यु नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी
विषय के विकास की प्रक्रिया को तीनों जो ड्यूरेशंस हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों के साथ जोड़ करके देखने की जरूरत है। तभी हम उसको पूरी तरह से समझ पाने में अपने आप को समर्थ पा सकते हैं। उन्होंने संकेतों का और स्पेस का, स्थान का, जगह का एक महत्व अपने इस वक्तव्य के अंदर स्थापित किया है और इस पूरी प्रक्रिया को वो प्रत्यावर्तनीय आधुनिकीकरण के साथ में जोड़ते हैं। वह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो रिफ्लेक्सिव करेक्टर की है, या अर्थात जिसमें अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक इस प्रकार के मॉडर्नाइजेशन को हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं कारण और परिणाम के साथ जुड़ती है, और उस कारण और परिणाम में क्रिया और प्रतिक्रिया, ये दोनों ही पक्ष हैं। हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं उन चीजों को, उनको हम कैसे स्वीकारते हैं, उनको हम कैसे समझते हैं, और उनके आधार पर हम किसको छोड़ते हैं और कहाँ आगे बढ़ जाते हैं। ये जो मॉडर्नाइजेशन का समूचा ट्रेंड है, इस मॉडर्नाइजेशन के ट्रेंड को इंफॉर्मेशन के साथ में, साइन के साथ, सिंबल के साथ, स्पेसेस के साथ समझने की जरूरत है, और इसमें सूचनाओं का एक बहुत बड़ा महत्व हमारे सामने उभर करके आता है। जो एक अन्य साक्षात्कार है वो जॉन यूरी का साक्षात्कार है। जॉन यूरी ने अपने साक्षात्कार में कहा कि पूरे सामाजिक व्यवस्था को आज हमें कॉम्प्लेक्स मोबिलिटीज के रूप में देखने की जरूरत है। जटिल गतिशीलताएं, मल्टीफेसिटेड मोबिलिटीज। तो जो हमारा अपना सोसाइटी है, अब उस सोसाइटी के अंदर जो सोशल है, सामाजिक, क्योंकि समाज की व्याख्या बिना सामाजिक के नहीं की जा सकती। जॉन यूरी का मानना है कि ये जो सामाजिक है, यही गतिशीलता है। यानी हमारा अपना सामाजिक चरित्र गत्यात्मक प्रकृति का है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं हम, तो हमारी अपनी सामाजिकता में बदलाव आते हैं। ये हमारे अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स मोबिलिटी है, वह कॉम्प्लेक्स मोबिलिटी अनेक तरह की संभावनाओं को जन्म देती है। इस मोबिलिटी में जब गत्यात्मकता है, तो इससे नेटवर्क भी प्रभावित होता है। जो हमारे अपने संबंधों का जाल है, वह संबंधों का जाल प्रभावित होता है। वो हॉरिजॉन्टल फ्लूइडिटीज की बात भी करते हैं, क्षैतिज प्रकार की जो अपनी एक लचीलापन है, जो फ्लूइड है, तरलता है, उस तरलता की बात करते हैं। और ऐसा लगता है कि नेटवर्क, मोबिलिटीज और हॉरिजॉन्टल फ्लूइडिटीज, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें सामाजिक की एक नई व्याख्या करनी पड़ेगी, जिसके अंदर मोबिलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसलिए सोसाइटी की जो व्याख्या है, उस सोसाइटी की व्याख्या में हम अब कॉम्प्लेक्स मोबिलिटीज और मल्टीपल मोबिलिटीज, इन सब के डायमेंशंस को स्वीकार करें, समाज की नई व्याख्या की तरफ जाएं। ये कुछ साक्षात्कार थे जिनकी चर्चा हम आज के अपने इस वक्तव्य में कर रहे हैं। आगे और भी साक्षात्कार इसमें आएंगे, जिन साक्षात्कारों को हम एग्जामिन करने का या उनकी ब्रीफ प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि इनके आधार पर असहमति, विकास और असमानता, इन तीन पक्षों को लेकर के कैसे बहस की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग आगे लगातार मिलते रहेंगे। आप हमारे सोशियोलॉजिकल पाथवेज को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी कहिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें जो आपके पास में सूचनाएं आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो नैरेटिव दिए जा रहे हैं, वो आपके भविष्य के लिए काफी कुछ महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।